आज हम प्राकृत व्याकरण का पहला सूत्र देखेंगे, अर्थ प्राकृतम। अर्थात यहाँ आचार्य हेमचंद सूरी ने कहा कि अब मैं प्राकृत का विधान करता हूँ, विधान करता हूँ, अर्थात प्राकृत भाषा को कहता हूँ। यानी प्राकृत भाषा के बारे में उन्होंने यहाँ से ही व्याकरण प्रारंभ की, ये सूत्र ऐसा बताता है। तो ये जो संस्कृत भाषा के माध्यम से प्राकृत की व्याकरण यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये सूत्र आप देख रहे हैं अथ प्राकृतम यानी संस्कृत में लिखा हुआ है, अर्थात संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही प्राकृत की व्याकरण को जानना, ऐसा भी आशय इस सूत्र से निकाला जाता है। क्योंकि इससे पूर्व 7 अध्यायों में आचार्य हेमचंद सूरी ने संस्कृत की व्याकरण लिखी है। ये 8वें अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है, अथ प्राकृतम। यहाँ से प्राकृत का आरंभ कर रहे हैं, अर्थात उनका कहना है कि यहाँ से जो भी सूत्र बताए जाएंगे उनका विधान आप संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही जानना, यानी संस्कृत व्याकरण की जैसी व्याकरण कही गई है वैसा ही प्राकृत में भी जानना। और जो शब्द विशेष की सिद्धि अतिरिक्त रूप से कही जाएगी तो उसको यहाँ प्राकृत व्याकरण में सूत्र के रूप में आचार्य हेमचंद सूरी कह देंगे। अर्थात यहाँ इसमें जो कुछ भी व्याकरण में आएगा प्राकृत की व्याकरण है, वो सब संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही चलने बढ़ना है। जैसे संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ प्राकृत भाषा में भी 3 ही लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ प्राकृत में थोड़ा सा अंतर है, एक वचन और बहुवचन, यानी केवल 2 ही वचन होते हैं। जो संस्कृत का द्विवचन होता है वो प्राकृत में नहीं होता, उसके स्थान पर द्विवचन को भी बहुवचन ही माना जाता है। एक से अधिक जो भी है उसको बहुवचन के अंतर्गत मान लिया जाता है, इसलिए 2 प्रकार के वचन कहे प्राकृत भाषा में, एक वचन और बहुवचन। जैसे संस्कृत भाषा में 6 प्रकार की समास कही गई है, उसी प्रकार से यहाँ भी प्राकृत भाषा में 6 समास है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु और बहुव्रीहि। ये 6 समास प्राकृत में कही गई हैं। और इनके अतिरिक्त 6 कारक, कारक अर्थात जो सप्त विभक्तियां रूप बताए जाते हैं, वह भी यहाँ प्राकृत में कही गई हैं। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन उसके पश्चात आता है। ये प्राकृत में अपने कारक कहे गए हैं। और अभी हमने स्वर व्यंजनों के बारे में समझ लिया है कि कौन कौन से स्वर व्यंजन यहाँ नहीं होते। अब प्राकृत में एक विशेषता है कि जो भी व्यंजन है वो स्वर से रहित नहीं होता, नहीं स्वर रहित व्यंजन प्राकृत में नहीं पाया जाता है, द्विवचन का अभाव होता है। और जो विभक्तियों में चतुर्थी विभक्ति होती है, उसकी चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन भी प्राकृत भाषा में नहीं पाया जाता है और उसके स्थान पर षष्ठी बहुवचन का प्रयोग मिलता है। तो इस प्रकार से कई चीजें संस्कृत से इसमें भिन्न है, जो भिन्न है वही यहाँ आपको बतला दी गई है। इस सूत्र का अर्थ आज इतना ही है। आज हम इतना ही समझेंगे कि प्राकृत में संस्कृत भाषा के अनुसार ही उसकी सिद्धि मानना चाहिए, ऐसा आचार्य हेमचंद सूरी इस पहले सूत्र में कह रहे हैं। दूसरा सूत्र के पश्चात हम देखते हैं बहुलम। बहुलम का अर्थ होता है बहुलम, बहुलम यानी बहुत, अर्थात जो प्राकृत में बहुत बहुलता है, यानी एक एक शब्द के कई विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों से भरी हुई है, अर्थात बहुलता है, यानी बहुत प्रकार से उस शब्द को कहा जा सकता है, बनाया जा सकता है। ऐसा इस सूत्र के माध्यम से आचार्य हेमचंद सूरी कह रहे हैं, बहुलम यानी प्राकृत में बहुलता है। और अगले तीसरे सूत्र में कह रहे हैं आर्षम। आर्षम का अर्थ होता है आर्च है। आर्च मतलब जो मुनियों की भाषा होती है, ऋषियों की जो भाषा होती है उसको आर्ष कहा जाता है, आर्ष भाषा कहा जाता है। अर्थात वह आर्ष शब्द जो है उनकी भी प्राकृत में बहुतायत है, मतलब उन आर्ष शब्दों का
इस व्याकरण से या प्राकृत के जो व्याकरण है उनके अनुसार सिद्धि नहीं की जा सकती, इसलिए उन शब्दों को आर्ष शब्द मान करके यहाँ रखा गया है। अर्थात आर्ष शब्दों की भी इस व्याकरण में बहुलता है, ऐसा आचार्य हेमचंद सूरी इस सूत्र में कह रहे हैं। अगला सूत्र चौथे नंबर का जो सूत्र, यहाँ से ही अपनी व्याकरण प्रारंभ मानना चाहिए। अभी तक इन 3 सूत्रों में कोई उदाहरण नहीं दिए गए, उसकी भूमिका रूप ये 3 सूत्र आचार्य हेमचंद सूरी ने कह दिए हैं। अगला चौथा सूत्र है दीर्घ ह्रस्वौ मिथौ वृत्तौ। ये शब्द थोड़े से आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन इनका अर्थ अपन समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। दीर्घ ह्रस्व मिथौ वृत्तौ, यानी दीर्घ का ह्रस्व और इसका विपरीत करें ह्रस्व का दीर्घ, या दीर्घ का दीर्घ और ह्रस्व का ह्रस्व हो जाता है। अगर स्वरों की चर्चा चल रही है अभी प्रारंभ में, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी समास पद होते हैं, यानी कई शब्दों को मिला करके समास पद बना दिए जाते हैं, तो उन समास पदों में कहीं कहीं पर दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर हो जाता है, कहीं कहीं पर ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है, या दीर्घ का दीर्घ भी बना रहता है या ह्रस्व का ह्रस्व भी बना रहता है। अर्थात जैसे कहीं ये ह्रस्व आ है तो इसका दीर्घ आ हो जाएगा, कहीं दीर्घ आ है तो इसका ह्रस्व आ हो जाएगा, या कहीं दीर्घ आ है तो दीर्घ के स्थान पर दीर्घ ही बना रहेगा और इस ह्रस्व आ के स्थान पे ह्रस्व आ ही बना रहेगा। ऐसा प्राकृत में देखने में मिलता है। इसी को बहुलता कही गई, यानी बहुत प्रकार से उस शब्द को बनाया जा सकता है, बहुत सारे विकल्प हैं, इस कारण से ऐसा होता है। और कई शब्द ऐसे हैं जिनका आप कभी किसी जगह आप देखेंगे कि यहाँ ह्रस्व स्वर का प्रयोग किया है और वही शब्द दूसरी जगह आपको दीर्घ स्वर के रूप में प्रयोग मिलेगा, यानी दोनों संभव हो सकते हैं क्योंकि ऐसा प्राकृत में बहुलता के कारण से होता है। तो इसका एक अपन उदाहरण देखते हैं, अंतर्वेदी। ये उदाहरण भी संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन उनको हमें प्राकृत कैसे बनाना है यही आज इस व्याकरण के माध्यम से समझना है। उदाहरण है अंतर्वेदी। ये संस्कृत का शब्द है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसका प्राकृत बनता है अंतावेयी। अंतावेयी ये प्राकृत का है, यानी संस्कृत का शब्द है अंतर्वेदी और इसका प्राकृत में रूप बनेगा अंतावेयी। अब ये कैसे बनता है, तो इसके लिए हमें सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। अभी प्रारंभ में हमने अभी सूत्र पढ़े नहीं है, इसलिए आगे के अध्यायों के सूत्रों का भी इस शब्द को बनाने में प्रयोग होगा, लेकिन उन आगे के अध्यायों को सूत्र को हम आगे जब पहुंचेंगे तभी पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी सिर्फ हम सूत्र लिखेंगे, उस सूत्र का क्या कार्य है उस अध्याय में जाकर के विस्तार से समझेंगे, लेकिन यहाँ किस किस सूत्र का प्रयोग हुआ है ये हम यहाँ इसकी सिद्धि करने में देखते हैं। जैसे अंतर्वेदी का प्राकृत रूप बनता है अंतावेयी। आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ रेफ लगा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में लिखा है इसलिए उसमें रेफ लगा हुआ है, लेकिन प्राकृत में एक नियम और है कि रेफ कोई सी भी हो, चाहे ये वाला रा हो व्यंजन, या ऊपर आने वाली रेफ हो, या नीचे लगने वाला रा हो, अर्थात तीनों रेफ का प्रयोग प्राकृत भाषा में नहीं होता। इसलिए आचार्य हेमचंद सूरी ने सूत्र दिया है सर्वत्र लवराम वंद्रे, यानी सभी जगह वंद्रे शब्द को छोड़ करके सभी जगह रा का ला का वा का लोप हो जाता है, अभाव रहता है। इसलिए यहाँ जो अंतर्वेदी सूत्र है, इसमें अंतर्वेदी जो शब्द है इसमें यदि हम सूत्र लगाएंगे तो सबसे पहले इस रेफ का लोप करेंगे, तभी ये हमें अंतर्वेदी शब्द
प्राप्त होगा। तो ये हम देखते हैं आगे किस सूत्र से करेंगे। इस प्राकृत व्याकरण का जो दूसरा अध्याय है, उस दूसरे अध्याय का 79 अर्थात 79वां सूत्र है, सर्वत्र लवराम वंद्रे। सर्वत्र लव राम वंद्रे। ये सूत्र का काम है कि हमेशा लाहो वाहो या राहो इसका लोप होता है हमेशा। तो इसलिए यहाँ जो रेफ है ऊपर, जो ऊर्ध्व रेफ है, उसका लोप इस सूत्र से हो जाता है। तो हम एक एक शब्द को बनाना सीखेंगे कैसे होगा। अर्थात ये जो अंतर्वेदी शब्द है इसको लिखेंगे अंतर्वेदी। इस रेप को यहाँ लगेंगे, गलती से यहाँ लगी है अंतर्वेदी। यहाँ जो रेप लगी हुई है इसका इस सूत्र से यदि हम लोप कर देंगे तो अंतवेदी, और यहाँ लिखेंगे इस सूत्र से क्या हुआ है, रेफ का लोप। यानी इस दूसरे अध्याय के 79वें सूत्र ने काम किया है रेफ का लोप, और यहाँ हमने इसका लोप करके लिखा तो अंतवेदी शब्द प्राप्त हुआ। अभी हमारा अंतावेयी नहीं बना है एक सूत्र लगने से, इसमें कई सूत्र लग करके अंतावेयी शब्द की प्राप्ति हमें होगी। अर्थात आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ ये दा है, दा व्यंजन, और यहाँ हमें ई चाहिए, यानी इस दा व्यंजन का लोप करना होगा। तो एक सूत्र है। इसके बाद कौन सा, पहले अध्याय का 177वां नंबर का सूत्र है, का गा चा जा तादा पाया वाम प्रायः लोप। यानी प्रायः प्रायः ये इतने व्यंजनों का लोप होता है। का गा चा जा तादा पा या वा, इनका प्रायः लोप होता है। ये सूत्र ये कहता है इतने व्यंजन प्राकृत भाषा में प्रायः प्रायः लोप होते हैं। इस सूत्र को हमेशा याद रखिए, यही प्राकृत की जान है। यानी इसी सूत्र पे प्राकृत भाषा टिकी हुई है। अर्थात इस सूत्र के माध्यम से ये जो दा व्यंजन है ये सभी स्वर रहित व्यंजनों का लोप होगा। स्वर सहित नहीं, स्वर रहित व्यंजनों का लोप होगा, अर्थात हलंत वाले व्यंजन का। तो दा जो है इसका इस सूत्र से यहाँ का लोप कर देंगे तो बनेगा यहाँ शब्द अंत। रेफ अपन ने पहले लोप कर दिया था, वे ई। जो दा में स्वर लगा हुआ है ई, वो ई बचेगा। दा व्यंजन का लोप किया हमने हलंत वाले दा का, इसके साथ में जो ई लगी हुई है वो ई यहाँ शेष बचती है, क्योंकि ये दी जो लिखी है ना, इस दी को ऐसे लिखा जाएगा दा धन ई। इस दा व्यंजन का यदि लोप करते हैं तो ई स्वर शेष बचता है, अर्थात अंतवेयी। इतना आया, अभी भी अपना पूरा सिद्ध नहीं हुआ है, अभी और भी सूत्र लगना बाकी है। तो अंतिम सूत्र इसके बाद सूत्र आएगा जो अभी अपन ने लिखा चौथे नंबर का सूत्र, कौन सा लिखा था, दीर्घ ह्रस्व मिथौ वृत्तौ। अर्थात दीर्घ का ह्रस्व और ह्रस्व का दीर्घ या दीर्घ का दीर्घ या ह्रस्व का ह्रस्व हो जाता है। तो इस सूत्र से इस ता में जो आ है उसको दीर्घ किया जाएगा। तो एक वाचारणी पहले अध्याय का चौथे नंबर का सूत्र कहता है दीर्घ ह्रस्व मिथौ वृत्तौ। अर्थात इस ह्रस्व आ का दीर्घ आ हो जाता है। इस ह्रस्व आ का दीर्घ आ इस शब्द में हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ, अंतावेयी। अंतावेयी। यहाँ इस शब्द को अब आप देख रहे होंगे जो हमें चाहिए था वहां तक हम पहुंच गए हैं। अर्थात अंतर्वेदी शब्द का प्राकृत अंतावेयी बनता है, वो यहाँ सिद्ध हो चुका है। नहीं, अभी उसमें और भी कुछ काम बाकी है।
क्या काम आती है? ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द में अंताव्ययी शब्द बना है। अब ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये हमें व्याकरण पढ़ते पढ़ते अभ्यास से ही हमें पता चलेगा। अर्थात ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ ये अंताव्ययी शब्द जो बना है इसका ई दीर्घ चाहिए हमें। स्त्रीलिंग शब्दों का दीर्घ होते हैं, दीर्घ आकारांत, दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत अधिकतम स्त्रीलिंग शब्द इस तरीके के पाए जाते हैं। यहाँ तो हमारे पास ह्रस्व ई आई है, तो दीर्घ ई कैसे हो? तो इसके लिए अगला सूत्र लगा है तीसरे अध्याय का 19वें नंबर का सूत्र, जो सूत्र है अक्लीवे सौ। अक्लीवे सौ यानी इस सूत्र का कहना है कि जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके जो सी विभक्ति का प्रत्यय होता है, उस सी विभक्ति का प्रत्यय दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ ई है, उस ई को दीर्घ ई कर देंगे। ये सूत्र क्या कह रहा है इसको एक बार पुनः समझ लें। अक्लीवे सौ इसका अर्थ है नपुंसक लिंग को छोड़ करके, यानी स्त्रीलिंग में जो सौ सौ मतलब सी विभक्ति का जो प्रत्यय होता है वो दीर्घ हो जाता है। यहाँ ई प्रत्यय है अंत में, इसलिए ई का दीर्घ ई हो जाएगा। तो इस शब्द का शब्द बना अंतावेयी, अर्थात ये हमारा शब्द सिद्ध हो गया है। जो अंतर्वेदी संस्कृत का शब्द था उसको हमने सिद्ध किया प्राकृत के सूत्रों के माध्यम से अंतादेही। यानी इसमें कितने सूत्र लगे? तो कुल मिलाकर के 4 सूत्र इस शब्द को इसकी सिद्धि करने में लगे हैं। सबसे पहला सूत्र हमने लगाया था सर्वत्र लवराम वंद्रे, उसके हमने रेफ को लोप किया था। दूसरा सूत्र लगाया था कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप, उस सूत्र से हमने दा का लोप किया था, तब यहाँ ई स्वर शेष बचा था। और तीसरा सूत्र लगाया था हमने दीर्घ ह्रस्व मिथौ वृत्त्यौ, यानी जिस सूत्र की सिद्धि में ये उदाहरण देख रहे हैं वही सूत्र का प्रयोग किया। तो यहाँ इस ता का जो आ है, ता व्यंजन में जो आ स्वर छुपा हुआ उसको दीर्घ किया, यानी दीर्घता हो गया। और अंतिम सूत्र अक्लीवे सौ, इस सूत्र से ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए इसकी सी विभक्ति का जो प्रत्यय है ई ह्रस्व ई, उसको दीर्घ ई कर दिया। तो यहाँ अंतावेयी शब्द की प्राप्ति होती है, जो कि अंतर्वेदी शब्द का प्राकृत रूप है। चलिए आज इतना ही हम समझेंगे, आगे का उदाहरण हम कल की कक्षा में देखेंगे। जय जिनेन्द्र।